एपिसोड 532। अनिका झूठी है। जब से तरुण ने अपने बाप बनने की खबर सबको सुनाई थी, तब से अनिका के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन खड़ा हो गया था। अनिका जानती थी कि उसने जो चेकअप किया था उसमें कोई गलती नहीं हो सकती थी। फिर यह कैसे हुआ कि उसकी बात झूठी निकली? इसलिए अनिका ने राजलक्ष्मी से कहकर उस हॉस्पिटल से जेनी के रिपोर्ट मंगवा लिए, जहां उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। उस प्रेगनेंसी के बारे में रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि जेनी 3 महीने प्रेग्नेंट थी। पता नहीं क्यों, मगर अनिका को इसमें कोई गड़बड़ नज़र आ रही थी। अनिका ने अपने फ़ोन से नज़रें उठाकर तरुण की ओर देखा और पूछा, वैसे जेनी का यह कौन सा महीना चल रहा है? तरुण ने बिना सोचे जवाब देते हुए कहा, 1 महीना और कुछ दिन हो गए हैं। तरुण का जवाब सुनते ही अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसका शक सही निकला था। जेनी की प्रेगनेंसी 3 महीने की थी, मगर उसने तरुण से झूठ कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेगनेंसी 1 महीने की थी। तरुण ने अपनी माँ सुगंधा की ओर मुड़कर कहा, माँ, तुम बहुत जल्दी दादी बनने जा रही हो, मगर जेनी को लेकर तुम्हें अपने ख्यालात अब कुछ बदलने होंगे। सुगंधा को तरुण का रिश्ता जेनी के साथ सिर्फ इसलिए नहीं पसंद था क्योंकि ऊंचे खानदान में जेनी काफ़ी बदनाम थी। जेनी खुद उनके खानदान की लड़की नहीं थी। हालांकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से वो काफ़ी गरीब भी नहीं थी, मगर जेनी उन लड़कियों में से थी जो किसी भी तरह ऊंचे खानदान की लड़कियों वाली लाइफस्टाइल जीना चाहती थी। सुगंधा ने हमेशा ही जेनी के साथ रिश्ते को लेकर तरुण को टोका था। ऐसा नहीं था कि शादी के बाहर तरुण के अफेयर से सुगंधा को कोई एतराज था। सुगंधा को बस जेनी से प्रॉब्लम थी। जेनी काफ़ी नकचड़ी लड़की थी। ना तो उसका बर्ताव ठीक था और ना ही उसके चाल चलन के बारे में सुगंधा को अच्छे रिपोर्ट मिले थे। सुगंधा ने अपने बेटे तरुण के लिए हर्षिता जैसी लड़की सिर्फ इसलिए पसंद की थी क्योंकि वह जानती थी कि हर्षिता ऊंचे खानदान की लड़की होने के बावजूद काफ़ी संस्कारी और सीधी सादी लड़की थी। ना तो वह किसी बुजुर्ग से ऊंची आवाज़ से बात करती थी और ना ही उसके चाल चलन में किसी भी तरह का ऐब था। बड़े सीधे और सरल स्वभाव की लड़की थी हर्षिता। और सुगंधा और तरुण दोनों ही यह बात अच्छी तरह जानते थे कि ऐसी लड़की को अगर बहू बनाकर घर लाया जाए तो ना तो वो कभी किसी के सामने अपनी आवाज़ ऊंची करेगी और ना ही अपने अधिकारों को लेकर कभी कोई विवाद खड़ा करेगी। सुगंधा ने नौकरों से कहकर सबके लिए मिठाई मंगवा ली थी। मिठाई के आते ही सबसे पहले सुगंधा ने दादी माँ का मुंह मीठा करवाते हुए कहा, आपका आशीर्वाद मिलते ही मैं दादी बनने की खुशी महसूस कर पाई हूँ। आप मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत लकी है, इसलिए तो हम आपका इतना आदर करते हैं। बच्चे का नाम भी आप ही को रखना होगा। यह कहते हुए सुगंधा ने तरुण को इशारा करते हुए कहा कि वह दादी माँ के पाँव छुए। तरुण मुस्कुराता हुआ दादी माँ के पास आया और उनके पाँव छूकर कहने लगा, वैसे मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ, मगर आपके लिए मेरे दिल में जो प्यार और इज्जत है, आपकी वजह से खुद ब खुद मेरे हाथ आपके पाँव की ओर चले आते हैं। तरुण और सुगंधा के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। जब सुगंधा मिठाई का डब्बा लेकर अनिका के पास गई, तब अनिका ने एक छोटा सा मिठाई का टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में रखा। अनिका सुगंधा के सामने मुस्कुराई और वहां से जाने लगी। जैसे ही अनिका दरवाजे के पास पहुंची, तरुण ने अनिका को पीछे से आवाज़ लगाते हुए रोका। तरुण अनिका के पास जाकर धीमी आवाज़ में कहने लगा, अब तो बहुत जल्दी आप मेरी भाभी बनने वाली हो, हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली है, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत करना। यह बात बस इन 4 दीवारों में कैद रहेगी। आपको दरअसल आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, मगर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मारवा ख़ानदान के साथ जुड़ने जा रही है। काबिलियत हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके एक इशारे पर बड़े से बड़ा आयुर्वेदिक सेंटर खुलवा दिया जाएगा। अरे, आपको यह विद्या नहीं आती है तो क्या हुआ, आपके नीचे से हज़ारों लोग अपॉइंट कर दिए जाएंगे जिन्हें यह सब कुछ थोड़ा बहुत आता हो। वैसे मैं नहीं मानता कि आयुर्वेदिक में किसी भी इंसान का इलाज किया जा सकता है, मगर यह पैसे कमाने का एक अच्छा जरिया है और
इसलिए मुझे फिक्र है कि आप पर रोहित के सच में अच्छी पसंद है। आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की मैं दाद देता हूँ। तरुण की सारी बातें सुनने के बाद अनिका के चेहरे की मुस्कुराहट और ज़्यादा बढ़ गई थी। अनिका ने तरुण से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 3 महीने पहले आप कहाँ थे? मेरा मतलब है, क्या तब आपका जेनी के साथ रिश्ता था? अनिका का सवाल तरुण को अजीब लग रहा था, मगर तरुण ने अनिका के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैंने बताया ना आपको, मेरे और जेनी के रिश्ते को तो काफ़ी अरसा बीत गया है, 1-1.5 साल के ऊपर। हाँ, मगर 3 महीने पहले मैं देश से बाहर गया था, किसी काम के सिलसिले में। लगभग 1 महीने वहाँ रहा था। हाँ, उस दरमियान जेनी मेरे साथ नहीं थी, मगर फ़ोन पर हम रोज़ एक दूसरे से बात किया करते थे। वो क्या है ना, जेनी ज़्यादा देर मुझसे दूर नहीं रह पाती थी। उसे मेरे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप समझ सकती है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तरुण बार बार अनिका के सामने यह सब कुछ इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे अपनी मर्दानगी पर काफ़ी नाज था। अनिका तरुण को अभी सच्चाई से वाकिफ नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि अभी और कई खुलासे करने जरूरी थे। इसलिए अनिका ने तरुण को कांग्रेचुलेसन कहा और कमरे से बाहर निकल गई। अनिका के जाते ही सुगंधा ने दादी माँ से कहा, बुआ जी, बुरा मत मानिएगा, एक बात कहती हूँ, यह अनिका मुझे कोई खास डॉक्टर नहीं लगती। हाँ, हो सकती है छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर सकती है, मगर मुझे नहीं लगता कि इसे कुछ आता जाता होगा। दादी माँ सुगंधा की यह बात सुनते ही तीखी नज़रों से सुगंधा को देखने लगी। सुगंधा ने जवाब देते हुए कहा, मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं यह बात किसी से नहीं कहूँगी। आखिर वह इस घर की होने वाली बहू है। वैसे रूप रंग से तो काफ़ी सुंदर है, घर में आएगी तो घर में रौनक हो जाएगी। दादी माँ ने तरुण की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हें उस लड़की जेनी पर पूरा भरोसा है? तरुण ने जवाब देते हुए कहा, बड़ी बुआ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ आपके मन में क्या चल रहा है, मगर यकीन मानिए जेनी मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। वह बच्चा मेरा ही है। और फिर 4 महीने बाद हम डीएनए टेस्ट भी करवा लेंगे, ताकि हम सबको इस बात का यकीन हो जाए कि आने वाली औलाद सिंघानिया परिवार का खून है। दादी माँ को यह कहने के बाद माँ और बेटे दोनों हंसी खुशी कमरे से बाहर चले गए। सबके जाने के बाद दादी माँ ने लीला की ओर देखकर पूछा, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह अनिका लोगों का इलाज करना नहीं जानती? लीला ने दबी हुई आवाज़ में कहा, यह मत भूलिए कि दिमाग को शांत करने वाली टेबलेट उसी ने दी थी। और फिर उसे इलाज करना आता हो या ना हो, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रोहित बाबा अनिका से कितना प्यार करते हैं। और अगर वह इतनी बड़ी डॉक्टर होने का सिर्फ नाटक कर रही है तो हमारे लिए अच्छा है। गंवार लड़कियों को काबू में रखना ज़्यादा आसान होता है। दादी माँ ने लीला की बात सुनकर उसे कहा, हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, मगर कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि अनिका झूठ बोल रही है। मारवा हाउस से निकलकर अनिका सीधे गुलेरिया हाउस पहुंच गई। जैसे ही अनिका अपने बेडरूम में पहुंची, अनिका ने देखा हमेशा की तरह रिया बालकनी में अपनी फेवरेट बीन बैग पर बैठी गेमिंग टैबलेट पर गेम खेलते हुए किसी को चैलेंज कर रही थी। वह माइक्रोफोन के जरिए किसी को जरूर जोर जोर से कह रही थी, अब आ जाओ मुझसे मुकाबला करने के लिए, मैं देख रही हूँ तुम्हें। पिछले कई दिनों में छुप छुप कर अटैक करते हो। अगर अटैक करना है तो इस तरह सीधे दुश्मन के घर में जाकर करना चाहिए। यह कहने के बाद रिया फिर से अपना टैबलेट अपनी आंखें के बिल्कुल पास पकड़कर स्क्रीन पर बने बटन दबाने लगी। अनिका ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रिया से कहा, मैंने कितनी बार कहा है, पूरा दिन गेम मत खेला करो, और अगर खेलना है तो टैबलेट को अपनी आंखों से ज़रा दूर रखा करो। तभी अनिका ने देखा कि नन्हा सा आर्यन अपने स्टडी टेबल पर बैठकर रोज की तरह अपना होमवर्क बना रहा था। अनिका जब आर्यन के पास गई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी तो उसने देखा कि आर्यन ओल्ड इकोनॉमिक्स के बारे में एक किताब में कुछ पढ़ रहा था।
अनिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसका एक 6 साल का बच्चा आखिर ऐसी किताबें किस तरह पढ़ सकता है। जहाँ एक तरफ उसे नन्हे से एलेक्जेंडर को देखकर अजीब फील हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ नन्हे से आर्यन को देखकर भी उसे हैरानी होती थी। एलेक्जेंडर को ड्रग दिया गया था, यह बात तो पक्की थी, मगर आर्यन बिना किसी ड्रग के दिमागी तौर पर इतना विकसित था। यह देखकर अनिका के मन में अपने बेटे के लिए डर बढ़ता जा रहा था। एक माँ के दिल में अपने बेटे को लेकर या तो तब डर पैदा होता था जब वो दूसरे बच्चों से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो, और दूसरा डर जब वह दूसरे बच्चों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। अनिका के चेहरे पर आर्यन को थकान साफ नज़र आ रहा था। अनिका जैसे ही अपने बिस्तर पर उसके पास बैठे, आर्यन जल्दी से जाकर अनिका के लिए पानी का गिलास लेकर आया। अपने नन्हे हाथों से पानी का गिलास अनिका को ऑफर करते ही आर्यन ने अनिका से पूछा, क्या आप बहुत थक गई है? आर्यन का ऐसा बर्ताव देखकर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे से क्या कहे। एक नन्हा सा बेटा जो अपना पूरा बचपन अपनी माँ के प्यार को तरसा था, वह आज अपनी माँ को इतना ख्याल रखता था। यह देखकर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह आर्यन को बच्चा समझे या कोई ऐसा इंसान जिससे अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से एहसास था। जैसे ही अनिका ने पानी का गिलास अपने हाथ में लेकर उसमें से थोड़ा पानी पिया, आर्यन ने अपनी मॉम से कहा, मॉम, मैं आपके लिए गीजर ऑन कर देता हूँ, आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए। मुझे लगता है तब अब आपको नींद की सख्त ज़रूरत है। इतने दिनों में आर्यन अच्छी तरह से जान चुका था कि उसकी माँ को आम लोगों से ज़्यादा नींद की ज़रूरत थी, और अगर वह ठीक से ना सोए तो उसका सीधा असर उसकी तबीयत पर पड़ सकता है। तभी अचानक अनिका को कुछ याद आया। अनिका ने आर्यन से पूछा, बेटा, क्या तुम हर्षिता सिंघानिया को जानते हो? हर्षिता का नाम सुनते ही आर्यन की आंखें बड़ी हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आर्यन ने अनिका से कहा, हाँ, वह आंटी बहुत अच्छी है। दरअसल बचपन से तरुण अंकल हमारे घर आया जाया करते थे, और जब भी मेरे साथ खेलते थे, पहले तो बहुत अच्छी तरह से बात करते थे, फिर अकेले में मुझे बुद्धू और इडियट कहकर बुलाते थे और मुझ पर काफ़ी हंसते थे। जब उनकी शादी हर्षिता आंटी से हुई तो वह भी उनके साथ घर आने लगी, मगर जब भी तरुण अंकल मुझे परेशान करने की कोशिश करते थे, तब हर्षिता आंटी मुझे उनसे बचाती थी, उन्हें ऐसा करने से रोकती थी। तरुण अंकल मेरे सामने हर्षिता आंटी को बहुत डांटते थे और गुस्सा होकर चले जाते थे, मगर हर्षिता आंटी मेरे साथ काफ़ी प्यार से पेश आती थी। उन्हें मैं बहुत पसंद था, मगर अब कई दिनों से उनका घर पर आना जाना बंद हो चुका था। क्या आप उनसे मिली हैं? अनिका ने जब आर्यन की यह बातें सुनी तब उसे रोहित की कही वह बात याद आई कि हर्षिता और आर्यन के बीच में काफ़ी लगाव था। अनिका किसी भी हालत में उस लड़की के साथ नाइंसाफ़ी नहीं देख सकती थी जिसने आर्यन के दिल में इतनी जगह बनाई थी। अभी अनिका को अचानक एक बात याद आई। अनिका कुछ देर तक अपने मन ही मन में कुछ सोचती रही। उसके बाद अनिका ने पानी का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए आर्यन से कहा, बेटा, इस वक्त मोम को कहीं जाना होगा, मैं कुछ ही देर में वापस आऊँगी। इसके अगले एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।